हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फ़िज़िक्स और बच्चों 11th क्लास की फ़िज़िक्स में क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 11th जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और बच्चों इस चैप्टर का आज कौन सा लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 8 यानी 8वां व्याख्यान। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का 11.8वां टॉपिक जिसका नाम है अवस्था परिवर्तन, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, बड़ा आनंद आएगा। तो देखें, आप जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो बच्चों आपको पता है कि किसी भी पदार्थ की, जो पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, स्टेट्स। कितनी होती हैं बच्चों? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ठोस, दैट इज सॉलिड, और एक होती है द्रव, दैट इज लिक्विड, एक होती है गैस। हिंदी में भी गैस लिखोगे, इंग्लिश में भी गैस लिखोगे, ठीक है ना। ये 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और बच्चों गैस। ठोस, द्रव और गैस। इसमें बच्चों ये बनेगा द्रव वो बनेगा। तो ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं हैं। तो बच्चों ऊष्मा के कारण, ऊष्मा लेने के कारण या ऊष्मा देने के कारण पदार्थ अपनी अवस्था भी बदलता है। जैसे आपने देखा है जल से बर्फ़ बन जाती है, बर्फ़ से जल बन जाता है, जल से भाप बन जाती है, भाप से जल बन जाता है। तो ये अवस्थाएं बदल रही हैं, ठीक है ना। तो जल अपनी 3 अवस्थाओं में होता है। जैसे मैं जल की बात करूं, जैसे जल पदार्थ, मैंने क्या ले लिया? जल, वाटर। ओके बच्चों, तो जो जल है वो ठोस अवस्था में होगा, तब वो क्या होगी? बर्फ होगी, बर्फ ही तो होगी, आइस। और गैस अवस्था, द्रव अवस्था में तो वो जल ही होगा, तब वो द्रव अवस्था में है, वाटर है तब। और जब वो भाप बन गया, बाष्प बन गया, तो वो किस अवस्था में आ गया? गैस अवस्था में। भाप कह लो या वाष्प कह लो, तो उसकी वो हो गई गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में पहुंच गया, गैस अवस्था में पहुंच गया। तो अवस्थाएं बदल रही हैं, ठीक है ना। बर्फ़ को ऊष्मा दोगे तो जल बन जाएगा, जल को और ऊष्मा दोगे तो वो बाष्प यानी भाप बन जाएगी। भाप से ऊष्मा निकालोगे, उसको ठंडा करोगे तो जल बन जाएगा, जल को और ज़्यादा ऊष्मा निकालोगे और ठंडा करोगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी। तो ऊष्मा के कारण ही हो रहा है ना ये बच्चों, अवस्थाएं बदल रही हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? अवस्था परिवर्तन, ठीक है। यानी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। बहुत सिंपल सी बात है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे लिख देता हूँ मैं। आपके पास सॉलिड मटेरियल होना चाहिए। दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन कहलाता है। बच्चों आज हम एक और कोशिश करेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, फिजिक्स को धीरे धीरे समझ के पढ़िए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी एनसीईआरटी बुक का 11.9वां टॉपिक भी आज ही पूरा कर दें, ठीक है ना, जिसका नाम है गुप्त ऊष्मा। आपने पीछे विशिष्ट ऊष्मा पढ़ी थी। विशिष्ट ऊष्मा पढ़ने के बाद अवस्था परिवर्तन पढ़ रहे हैं, इसके बाद गुप्त ऊष्मा पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन से ही रिलेटेड है। इसलिए मैं गुप्त ऊष्मा पढ़ाने से पहले आपको अवस्था परिवर्तन सिखा रहा हूँ। तो बच्चों ये समझ में आया। अब अवस्था परिवर्तन क्या हो सकता है? ठोस से, यहाँ पर हम 2 अवस्थाओं को बदलने की बात करेंगे। ठोस से द्रव बन सकता है, या द्रव से
द्रव से क्या बन सकता है? गैस बन सकती है, वो ठोस बन सकता है। उल्टा भी हो सकता है। देखो, बर्फ़ से जल भी बन सकता है, जल से बर्फ़ भी बन सकती है। हम इस स्टेट की बात कर रहे हैं, इस चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ठोस से द्रव भी बन सकता है और द्रव से ठोस भी। तो जब ठोस से द्रव बनेगा तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? इसको क्या कहते हैं? ठोस से द्रव बनता है तो गलन। यानी जब बर्फ़ से जल बनेगा तो उसको हम कहते हैं ना कि बर्फ़ गल रही है। तो गलन यानी मेल्टिंग क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। इस क्रिया को, तो मैं यहाँ पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और जब द्रव से ठोस बनता है, अगर जल को बर्फ़ बनाना है तो क्या कहते हैं? जल को जमा देते हैं, वो बर्फ़ बन जाएगी। जमना ही तो होता है। तो हिमायन कहते हैं, हिम एक तरीके से। तो द्रव से ठोस में बदलना, फ्रीज करना, फ्रीज में ही तो रखोगे, तो फ्रिज में रखोगे ना, तो फ्रीजिंग कहते हैं। हिमायन, इस अवस्था को क्या कहेंगे? हिमायन यानी फ्रीजिंग। ये दोनों बातें समझ में आ गई। तो ये एक निश्चित टेम्परेचर पर होती हैं बच्चों। एक बात मैं बता दूं, अवस्था परिवर्तन के समय ताप में परिवर्तन नहीं होता, जबकि अवस्था परिवर्तन ऊष्मा के देने और लेने से होता है। जब हम बर्फ़ को ऊष्मा देंगे तो जल बनेगा बच्चों, तो ताप बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलेगी पहले, उस ऊष्मा को लेके। वो आगे डिटेल में बताएंगे। उसी ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे, आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो ये निश्चित टेम्परेचर पर होती है, यानी गलन का या हिमायन का जो टेम्परेचर है वो निश्चित है। क्या है? निश्चित है बच्चों। तो अवस्था परिवर्तन के समय, यहाँ मैं नोट कर दूँ, यहाँ नोट मुख्य बात है, इसलिए क्या बना देते हैं? स्टार। स्टार पर आपका ध्यान जाएगा। अवस्था परिवर्तन के समय ये मुख्य बात है, परिवर्तन के समय वस्तु का या पदार्थ का, कुछ भी लिख लें, ताप नहीं बदलता है। ताप नहीं बदलता है। बड़ी विचित्र बात लग रही होगी कि सर कल के लेक्चर में आपने पढ़ाया था कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे तो उसका ताप बढ़ जाएगा, लेकिन वो कब था? अवस्था परिवर्तन न हो तब। जल को ऊष्मा दें और वो जल ही बना रहे तब तक तो उसका ताप बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो भाप बनने लगा फिर वहाँ ताप नियत हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ देर तक, फिर उसके बाद बढ़ेगा। अभी ये ग्राफ से समझाएंगे आपको। उम्मीद है कि बच्चों आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे ना, आनंद आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और सीखिए कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं तापीय साम्य में होती हैं। तापीय साम्य का मतलब, तापीय साम्य आप जानते हैं, तापीय साम्य का मतलब अब ऊष्मा मतलब जैसे कहते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं जा रही है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तापीय साम्य। तो वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं तापीय साम्य में होती हैं उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी कितने टेम्परेचर पर वो वस्तु गलने लगेगी या कितने टेम्परेचर पर वो जमने लगेगी, वहाँ तापीय साम्य है, वो एक टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक। तो वो लिख दूँ मैं बात? चलिए मैं लिख देता हूँ अभी जो मैंने बोली है कि वह ताप, जल्दी जल्दी लिखते हैं, राइटिंग की चिंता मत करो। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्था या अवस्थाओं के बीच ठोस
ठोस तथा द्रव अवस्थाओं, पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के बीच परस्पर तापीय साम्य होता है, तापीय साम्य होता है, उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, उस पदार्थ का गलनांक, गलनांक कहलाता है। ठीक है, गलनांक को क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ लिख दूँ इंग्लिश में गलनांक को क्या कहते हैं बच्चों? गलनांक को इंग्लिश में कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट। ओके बच्चों, तो हमने अभी एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी? मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाली बात होगी, गलनांक कहलाता है, ये डेफिनेशन हुई। मैं एक चीज़ सोच रहा था बच्चों, पता नहीं ध्यान नहीं आ रही, मैं क्या आपको कुछ बताना चाह रहा था बच्चों। हाँ बच्चों, ध्यान आ गई कि ये जो गलनांक है ये दाब पर निर्भर करता है, कांस्टेंट नहीं है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। मतलब दाब पर निर्भर करेगा, वायुमंडलीय दाब क्या कि आप कितने दाब की बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का जो गलनांक है वो डिपेंड करेगा प्रेशर पर, प्रेशर बदलने पर वो बदल जाएगा। तो जैसे बात करें बर्फ़ की, बर्फ़ ऐसे लिखेंगे बच्चों, तो जैसे वायुमंडलीय दाब पर, शॉर्ट में लिख दूं वायुमंडलीय, चलो लिख ही देता हूं वायुमंडलीय, फॉर एग्जांपल ये उदाहरण है, जैसे वायुमंडलीय दाब पर, ये बात मैंने बताई दी, आप नोट कर लेना कि जो गलनांक है वो दाब पर निर्भर करता है। इतनी बात तो आप लिख सकते हो, वीडियो पॉज करो और लिख लो, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो बच्चों, हर एक बात बोर्ड पे लिखूंगा तो 5 मिनट का वीडियो 50 मिनट का बनेगा। तो वायुमंडलीय दाब पर बर्फ़ का जो गलनांक है, बर्फ़ का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो कितना होता है सब जानते हैं बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, एक अवस्था परिवर्तन ये हुआ बच्चों। अब ये भी तो हो सकता है कि द्रव गैस में बदले, दूसरा द्रव किस में बदले बच्चों? गैस में, या इसका उल्टा भी संभव है कि गैस जो है वो किस में बदले? द्रव में। ठीक है, वो दोनों ही अवस्था परिवर्तन संभव हैं कि द्रव गैस में और गैस द्रव में। तो जब द्रव गैस में बदलता है बच्चों तो उसको हम कह देते हैं वाष्पन या क्वथन। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, वाष्पन भी कहलाता है और क्वथन भी कहलाता है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बात समझ रहे ना कि हम उसको वाष्पन भी कहेंगे और क्या कहेंगे? क्वथन, वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, और गैस से द्रव बनता है तो उसको कहते हैं द्रवण, द्रवण। अब यहाँ भी वो टेम्परेचर वाली बात लिख लेंगे, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ, इसी तर्ज पर लिख देंगे, इसी अनुसार लिख देंगे बच्चों आप कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की कौन कौन सी? द्रव तथा गैस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं के बीच परस्पर तापीय साम्य होता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। तो परिभाषा बिल्कुल वही रहेगी, ठोस और द्रव की जगह क्या हो जाएगा? द्रव और गैस। ठीक है, और जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? क्वथनांक, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। परिभाषा अपने आप लिखना, थोड़े बहुत हाथ पैर चलाया करो, आलसी मत बनो, हर बात एक एक अक्षर मुझसे ही लिखवाओगे बच्चों, ये अच्छी बात थोड़ी है कि हर बात हम ही लिखेंगे। ठीक है ना, बात समझ गए? परिभाषा बन जाएगी। जैसे यहाँ ठोस और द्रव थे, यहाँ द्रव और गैस हैं, और गलनांक की जगह क्या लिख दोगे? क्वथनांक। समझ गए? लिख देंगे ना।
भाई समझ रहे होंगे आप, ये बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल यही रहेगी डेफिनेशन, कुछ नहीं होगा। बस एग्जाम्पल और लिख दूं बच्चों में यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल वायुमंडलीय दाब पर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब वायुमंडलीय, आप समझ जाएंगे वायुमंडलीय लिखा है। वायुमंडलीय दाब पर जो जल का क्वथनांक है, यानी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर खोलने लगता है, भाप में बदलने लगता है बच्चों, वायुमंडलीय दाब पर जल का जो क्वथनांक है बच्चों वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आप जानते हैं, होता है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। तो बच्चों जैसे गलनांक दाब पर निर्भर कर रहा था, कांस्टेंट नहीं होता, वैसे ही वायुमंडलीय दाब पर भी क्वथनांक भी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अलग अलग प्रेशर पर क्वथनांक अलग हो जाएगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस कब है, एक वायुमंडलीय दाब पर नॉर्मली, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करेंगे बच्चों। उम्मीद है कि ये अवस्था परिवर्तन समझ में आया होगा। हाँ बच्चों, वो बात बताने को रह गई कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर था, कि सर आपने द्रव से गैस बनने को वाष्पन भी कहा और क्वथन भी कहा। तो बच्चों अंतर सुन लें और कॉपी पर नोट कर लेना। अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, जगह नहीं है, मैं अब नई बात बताने जाऊँगा। एक ग्राफ से कुछ इन अवस्था परिवर्तन को समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में ग्राफ मिलेगा। तो देखो बच्चों, वाष्पन जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, लेकिन जो क्वथन है, देखो वाष्पन में भी द्रव गैस में बदलेगा और क्वथन में भी द्रव गैस में बदलेगा, लेकिन वाष्पन की क्रिया कब होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर। मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, तीर बना के यहीं लिख देता हूँ, ध्यान बन रहेगी कि वाष्पन की क्रिया होगी सामान्य ताप पर। सामान्य ताप जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस समय, आपके कमरे का, आपके आंगन का, आपके बरामदे का, आपकी छत का जो सामान्य ताप है, जहाँ पर वो पदार्थ का वाष्पन हो रहा है, वो सामान्य टेम्परेचर पर होगा। लेकिन क्वथन जो होगा बच्चों वो क्वथनांक पर ही होगा, जैसे जल का 100 पर होगा, ये क्वथनांक पर ही होगा। कितने टेम्परेचर पर, जितना उस पदार्थ का क्वथनांक है। भाई हर पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी गैस बन जाएगा, अलग अलग पदार्थों के अलग अलग क्वथनांक होते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन का अलग होगा, ठीक है, ग्लिसरीन का अलग अलग पदार्थों के अलग अलग, कोई सा पदार्थ हो बच्चों। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वाष्पन सामान्य ताप पर होगा और ये क्वथन केवल क्वथनांक, जैसे जल की बात करें, जल की बात करते हैं, चलो उदाहरण समझने के लिए। तो वाष्पन क्या है कि आपने कपड़े धोए, आप धोते हैं कपड़े, आपकी माताजी धोती होंगी, आप तो आलसी लोग हो, नहीं सबसे नहीं कह रहा, कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, घर का काम भी करते हैं। कुछ तो किसान बच्चे भी हैं जो मतलब किसान के बेटे हैं, वो खेती में भी हाथ बटाते हैं, सब आलसी नहीं होते। शहरी बाबू कपड़े नहीं धोते, ठीक है ना। तो कपड़े धोने के बाद हम उनको क्या भट्टी में गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, पानी है ना उनके अंदर। क्या होता है कि आप छत पे जाते हैं और रस्सी पर उनको डाल देते हैं और धीरे धीरे उनका कपड़ों का जो पानी है धीरे धीरे उसका वाष्पन होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। वहाँ नीचे हमने कोई चूल्हा नहीं जला दिया है, गर्म नहीं कर रहे हैं उसको, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कपड़े सूखते जा रहे हैं। क्यों सूखते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पानी है वो वाष्प में बदलकर वायुमंडल में जा रहा है और कपड़े सूख जाते हैं, वो हुआ वाष्पन। अब क्वथन कब होता है, जब आपने एक पतीले में पानी लिया, बर्तन में पानी लिया और गैस चूल्हे पर रख दिया और गैस जला दी, गर्म कर दिया, उसको ऊष्मा मिल रही है लगातार, और उसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा और आपको उस बर्तन में से भाप निकलती हुई दिखाई देगी बच्चों, वो है क्वथन। लेकिन दोनों ही क्रिया में द्रव गैस में बदल रहा है, वाष्पन में भी और क्वथन में भी, लेकिन दोनों में क्या अंतर है वो बात मैंने आपको यहाँ पर समझा दी बच्चों। अब मैं बर्फ़ का उदाहरण लेता हूँ, मतलब जल की तीनों अवस्थाओं के लिए
बर्फ़ लेके चलते हैं, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जल, और जल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प। इसका ग्राफ खींचते हैं, कैसे क्या होता है बच्चों, डिटेल स्टडी करते हैं, बड़ा आनंद आएगा, ठीक है ना। तो अब एक और स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने सामान्य ताप की बात कही है और क्वथनांक भी लिखा है बच्चों। तो जल्दी से इमीडिएटली टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो रहा है बच्चों। मुझे अगला टॉपिक भी पढ़ाना है, गुप्त ऊष्मा, पता लगा कि यहीं पर हम उलझे रहे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं इसी अवस्था परिवर्तन को। अभी हमने क्या बताया बच्चों कि ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है, गैस से द्रव बन सकता है, द्रव से ठोस बन सकता है, यही तो बताया, ठीक है। अभी हमने बताया कि ठोस से द्रव बन सकता है और द्रव से गैस भी बन सकती है, यानी ठोस से द्रव बना और द्रव से गैस बना। इसका उल्टा भी हो सकता है कि गैस से द्रव बना और द्रव से ठोस बना। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर क्या ठोस से डायरेक्ट गैस बन सकती है कि बीच में द्रव बने ही ना। तो बच्चों वो चीज़ यहाँ नहीं पढ़नी है ऊष्मामिति में, मतलब ऊष्मा वाले चैप्टर में। वो एक अलग फिनोमेना हो गया कि ठोस से गैस भी बनती है। आपको पता है ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है कि डायरेक्ट ठोस से गैस भी बन जाती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अवस्था परिवर्तन यही संभव है बच्चों, ठोस से गैस भी संभव है, लेकिन वहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। वो अलग क्रिया है जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। इसका उदाहरण पता है, कपूर। कपूर को आप ऐसे रख दीजिए, धीरे 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 करके वो द्रव पिघलेगा नहीं और गायब हो जाएगा, यानी गैस बन के उड़ गया। खुले में रख दीजिए और कुछ दिनों बाद देखिए उसको, कितनी मात्रा उस पर डिपेंड करेगा, कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाएगा, यानी गैस में बन के उड़ गया, ठीक है ना। वो द्रव नहीं बना पहले, पिघला नहीं, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो उस बात को यहाँ पर दिमाग में मत लाइए, क्योंकि खुराफात पैदा करते हैं बच्चे। लेकिन खुराफात नहीं, अच्छी बात है, बच्चों के दिमाग में आई तो पता नहीं आई कि नहीं आई, वो मैं नहीं बता दी, किसी के दिमाग में तो नहीं आ रही। भाई आपसे संवाद नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा कि ये बता दूं कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आए, हम यहाँ पर डायरेक्ट ठोस से गैस बनने की क्रिया की बात नहीं कर रहे, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, वो एक अलग क्रिया है, ठीक है ना। है वो भी अवस्था परिवर्तन, लेकिन यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। चलिए, तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस। अब हम अवस्था परिवर्तन पढ़ रहे हैं, यानी चेंज ऑफ स्टेट। तो हम एक एग्जाम्पल से ग्राफ बना रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों बर्फ़ का। बर्फ़ आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है हिम, आप भी जानते होंगे हिम को क्या कहते हैं, बर्फ़, बर्फ़ कह लो या हिम कह लो। तो बर्फ़ का या को गर्म करने पर, लगातार गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर क्या होगा बच्चों, वो समझने रहे हैं। गर्म करने पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसका ग्राफ बनाते हैं। तो बढ़िया सा ग्राफ बनाऊंगा बच्चों में, बड़ा सा, समझ में आएगा आपको। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। इस एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। ये मूल बिंदु ओ, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, 0। तो बच्चों बर्फ़ का टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ है, और कम भी हो सकता है बर्फ़ का टेम्परेचर, लेकिन मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ की बात करूं। अब मैं उसको ऊष्मा दे रहा हूं। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये मैंने लिया एक पॉट, यानी एक पॉट मीन्स हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इसलिए बताना पड़ता है, बर्तन, और इसमें मैंने आइस के टुकड़े डाल दिए हैं, बर्फ़ आइस डाल दी बच्चों, और इसके नीचे मैंने लगा दिया बर्नर। गरम कर रहा हूँ इसको लगातार, ठीक है ना। बर्नर से इसको मैं लगातार गरम कर रहा हूँ। ओके बच्चों, ऊष्मा मिल रही है इसको लगातार। ये नहीं कि थोड़ी सी ऊष्मा दे के ये बंद कर दिया, नॉब से बंद नहीं किया है, इसको हम गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, ऊष्मा देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो क्या होगा, बर्फ़ किस अवस्था में है बच्चों, ठोस। ऊपर वाली क्रिया समझा रहा हूँ, ऊपर ठोस से, वैसे नीचे वाली है गैस से द्रव, द्रव से ठोस, वो नहीं, ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली, इस क्रिया को समझें।
तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर है जैसे, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यानी ऊष्मा बढ़ेगी, समय कह लें या ये कह लें कि हम इसको ऊष्मा देते जा रहे हैं, ऊष्मा बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा देर तक गर्म करते जाओगे इस एक्सिस पर टाइम भी ले सकते हो, ऊष्मा भी ले सकते हो, कि जितनी ज़्यादा देर तक गर्म करते जाओगे ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा मिलती चली जाएगी, यानी ऊष्मा बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उसको गर्म करते जा रहे हैं, ऊष्मा इकट्ठी होती आ रही है, इकट्ठी होती आ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो होगा क्या बच्चों, जो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ होगी वो ऊष्मा लेकर धीरे धीरे पिघलेगी, कुछ देर तक ऊष्मा लेगी, जैसे यहाँ तक ऊष्मा ले ली उसने, और वो रही 0 डिग्री सेल्सियस पर और पिघलने लगी और किस में बदल गई, द्रव में। तो ये क्या है, अवस्था परिवर्तन। अब यहाँ पर बन गया जल। यहाँ क्या थी, ये इतनी देर तक क्या रही, मतलब बर्फ़ से जल में बदलती रही, वो कितने टेम्परेचर के जल में बदलती रही, 0 डिग्री सेल्सियस के। यहाँ जो टेम्परेचर है बच्चों वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, तो कुछ समय तक वो जल में जब बदलेगी, जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघल जाती, और वो कितने, जब वो जल बनेगा, यहाँ पे बन गया जल, और कितने टेम्परेचर का, 0 का ही बना। अब 0 डिग्री सेल्सियस का जो जल बना, देखो यहाँ इतनी देर तक ऊष्मा ली लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ये अवस्था परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर नहीं बदलेगा। ये क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट है ये। और ये किससे, आइस से क्या बनना है, वाटर। इस स्टेट में आइस से वाटर बनना है। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। अब क्या होगा, जब वो पूरी बर्फ़ वाटर में बदल गई तो अब क्या हो, अब वो वाटर क्या करेगा, अब उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा, अब बढ़ने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने लगा बच्चों, तो बढ़ने के लिए ग्राफ ऐसे बनाओगे, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक बढ़ गया बच्चों, कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ये क्वथनांक आ गया ना, 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया उसका टेम्परेचर। अब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये आ गया क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट ये था आइस पॉइंट। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक जब ऊष्मा, इतना टेम्परेचर उसको पूरे जल को मिल गया कि वो जल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्रहण कर लिया उसने, पूरे जल ने, तो अब वो 100 डिग्री सेल्सियस का जल 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलेगा, तब उसका टेम्परेचर फिर, ये बच्चों रेखा से कंफ्यूज मत होना, ये डॉटेड है, मतलब मैंने ये टेम्परेचर दिखाने की कोशिश की है इसकी सीध में, ग्राफ को मैं बाद में डार्क कर दूंगा, ग्राफ तो ये है, यानी यहाँ टेम्परेचर 100 हो गया। यानी इतनी देर तक अब 100 डिग्री सेल्सियस का जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदल रहा है, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन। यहाँ नहीं हुआ अवस्था परिवर्तन, यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, विशिष्ट ऊष्मा वाला, अवस्था परिवर्तन। यहाँ अवस्था परिवर्तन हो रहा है, और अवस्था परिवर्तन में ताप नहीं बदलता, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस की अभी भाप में बदल रहा है। यानी यहाँ ठोस से, बर्फ़ से लिखें, क्या लिखें हम, बर्फ़ का ही तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना बच्चों। तो यहाँ ठोस क्या है, बर्फ़ है। इतनी टाइम तक या इतनी ऊष्मा तक, जब तक हमने इतनी ऊष्मा दी, मैंने कहा ना ऊष्मा भी ले सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ तक क्या हुआ है, बर्फ से बना है जल, और यहाँ क्या हुआ है, जल के ताप में वृद्धि हुई है। भाई आपको पता है ना, बहुत ठंडा ठंडा पानी है, चिल्ड है, अरे हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस का हो। जैसे आप एक आइस का पीस लें और प्लेट में रख दें, और जैसे ही वो पिघले और तुरंत उसको मुंह में डालेंगे तो बर्फ़ जितना ही ठंडा लगेगा,
थोड़ी देर बाद जब और ज़्यादा ऊष्मा लेगा तब उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी। तो जल के ताप में वृद्धि हो रही है। ताप में वृद्धि कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक ताप में वृद्धि हो रही है बच्चों। बात समझ रहे हैं? जल के ताप में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदल रहा है। यानी यहाँ इस स्टेट में क्या हो रहा है कि अब जल किस में बदल रहा है? गैस में, यानी वाष्प में। तो स्टेट यहाँ चेंज हो रही है। जहाँ स्टेट चेंज होगी वहाँ तापांतर नहीं होगा, वहाँ ग्राफ हॉरिजॉन्टल आएगा। और जब ग्राफ कुछ स्लोप लेगा, कर्व लेगा, ढलान लेगा, तो इसका मतलब वहाँ उसके उस अवस्था में अवस्था नहीं बदल रही लेकिन उसका ताप बदल रहा है बच्चों। तो अब यहाँ तक 100 तक, अब एक निश्चित ऊष्मा की मात्रा तक, यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा? यानी इतने टेम्परेचर तक तो उसका ताप बढ़ा, लेकिन इसके बाद उसकी अवस्था बदली और अब गैस बन गई। अब जब वो गैस बन गई और भी ऊष्मा दिए जा रहे हो तो गैस के बाद क्या बनेगा? कुछ नहीं, गैस के टेम्परेचर में वृद्धि होगी, यानी भाप बन गई। भाप बन गई और आप और ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बन गई। अब आप और ऊष्मा दिए जा रहे हो तो 110 की बन गई, 120 की बन गई, 130 की भाप बन गई, यानी अब भाप के ताप में वृद्धि होने लगी। तो ग्राफ और ऐसे बढ़ने लगा। ये क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट है। ये जो तिरछी लाइनें हैं ये विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट हैं बच्चों। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये गुप्त ऊष्मा का कांस्टेंट है कि ऊष्मा जा कहाँ रही है? अवस्था परिवर्तन करने में खर्च हो रही है बच्चों। कि हम ऊष्मा दे रहे हैं कि सर आपने बताया था कि ऊष्मा देते हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ऊष्मा दे दी, क्योंकि मैंने कहा था ना इस एक्सेस पर मैं ऊष्मा भी ले सकता हूँ। तो इतनी ऊष्मा दे दी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ग्राफ हॉरिजॉन्टल आ रहा है, क्षैतिज आ रहा है, क्योंकि वो ऊष्मा क्या कर रही है? अवस्था बदल रही है। अवस्था बदल गई, अब ताप बढ़ने लगा। इसका मतलब ओहो बच्चों, ये मेरे हाथ से बिगड़ गया, हाथ लग गया, सब गड़बड़ हो गई, दोबारा लिखना पड़ेगा। ओहो जल के ताप में वृद्धि और क्या लिखा था? ताप, जल के ताप में वृद्धि हो रही है। हाँ, यहाँ अवस्था परिवर्तन हुआ। तो कॉन्सेप्ट समझ गए कि जब अवस्था परिवर्तित होगी तब ताप नहीं बदलेगा, और अवस्था बदल जाने के बाद जब उसको और ज़्यादा ऊष्मा दोगे तो उसी अवस्था में उसका ताप बढ़ेगा। तो बच्चों ये जो है ना, ये यहाँ ताप नहीं बढ़ता है, यही कॉन्सेप्ट किसका है? इन्हीं क्षैतिज ग्राफ की ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये किसको बता रही हैं? यानी ये ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा। आगे अगला टॉपिक आपकी NCERT बुक उठा के देखिए, अगला हेडिंग पड़ा होगा गुप्त ऊष्मा। और जो तिरछे ग्राफ हैं वो ये बता रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा आपने पढ़ी थी कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और यहाँ अवस्था बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो बिना पढ़ाए ही, अभी मैंने गुप्त ऊष्मा नहीं पढ़ाई है लेकिन आप समझ गए बच्चों। तो गुप्त ऊष्मा यहीं से सीख गए। अगला टॉपिक है 11.9 गुप्त ऊष्मा। तो वो गुप्त ऊष्मा कहाँ काम करेगी? यहाँ ध्यान रखना बच्चों, यहीं सुन लो, फिर मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, यहीं समझ लो कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान की अवस्था बदलने के लिए, वहाँ विशिष्ट ऊष्मा में क्या था? ताप 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए। तो ताप तो यहाँ बढ़ रहा है ना, और अवस्था यहाँ बदल रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर नहीं बदल रहा। तो यही गुप्त ऊष्मा है बच्चों। तो विशिष्ट ऊष्मा की तो बात ही नहीं करेंगे, तो बच्चों हाथ लग जाता है बार बार, जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो कुछ दिखेगा नहीं। क्या हो रहा है आज? वैसे कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो समझ गए? तो परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का
एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए, चाहे वो ठोस से द्रव करें, चाहे द्रव से ठोस करें, चाहे द्रव से गैस करें, चाहे गैस से द्रव करें, अवस्था बदलेंगे जब भी अवस्था बदलेंगे तब भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। या तो ऊष्मा देनी होगी या उस वस्तु से ऊष्मा लेनी होगी। तो एकांक द्रव्यमान के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, आवश्यक ऊष्मा का मतलब लेने वाली या देने वाली। आवश्यक ऊष्मा का मतलब यहाँ ये नहीं है कि देंगे ही उसको ऊष्मा। भाई जब द्रव से ठोस बनाओगे तो ऊष्मा लोगे, उससे निकालोगे। जैसे जल की बर्फ़ बनानी है तो जल के अंदर जो ऊष्मा है वो हम निकालेंगे। रेफ्रिजरेटर, आपका जो फ्रिज है घर में, वो उस वस्तु की ऊष्मा को निकालता है, तभी तो ठंडा करता है और बर्फ़ में जमाता है उसको, ठीक है ना। और जब भाप बनाते हो तो पानी को उबालना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, ऊष्मा देनी होती है। तो कितनी देनी है कितनी लेनी है, वही क्या है, गुप्त ऊष्मा। अवस्था बदलने के लिए, ठोस से द्रव बनाने के लिए, या द्रव से गैस, या गैस से द्रव, या द्रव से ठोस बच्चों। तो यही गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट है। तो सिंपली समझ में आ जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा में हमने पढ़ाया था Q बराबर MS डेल्टा T। वहाँ डेल्टा T आया था, टेम्परेचर में परिवर्तन कर रहे थे। यहाँ टेम्परेचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। सो इन शॉर्ट में बता दूँ, जैसे विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहे थे तो जो ऊष्मा थी S, वो Q/m इंटू डेल्टा T आई थी। नीचे जो होते हैं वो एकांक होते हैं, यानी कितनी ऊष्मा देनी है एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वही ऊष्मा S बराबर Q हो जाएगा। ये 1 और ये 1 कर दें तो। ऐसे गुप्त ऊष्मा की जब बात करेंगे तो यहाँ अवस्था परिवर्तन नहीं, वो अवस्था परिवर्तन हो, क्या लग गया बच्चों, ऐसा करें, मैं थोड़ा हड़बड़ा गया हूँ, वीडियो लेंदी हो रहा है बच्चों। गुप्त ऊष्मा में क्या होगा, ऐसा करते हैं, थोड़ी इसको हटा देते हैं तभी समझाएंगे। हटाओ इसको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तभी बात करेंगे बच्चों आगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। आपकी NCERT बुक का जो अगला टॉपिक है 11.8.1, जिसका नाम है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको सिखाने की कोशिश की। लेटेंट, ये ई बनाया है बच्चों मैंने, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। नाम भी तो है गुप्त, गुप्त है तभी तो हमें लगता है कि अवस्था बदलती है। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो गुप्त है बच्चों। टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, क्या कर रही है, अवस्था बदल रही है। यानी वो ऊष्मा जो क्या काम करती है, यानी लेटेंट हीट को बच्चों हम किससे लिखते हैं, L से। तो जो गुप्त ऊष्मा L है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, ताप नहीं बदलती, वो है ऊष्मा ही, या तो दें या लें। ताप नहीं बदलती, क्या बदलती है, अवस्था बदलती है। क्या बदलती है, अवस्था बदलती है। ये पॉइंट समझ में आ गया। या तो ठोस से द्रव बनाएगी, या द्रव से गैस बनाएगी, या गैस से द्रव बनाएगी, या द्रव से ठोस बनाएगी। जो कुछ करेगी करती रहेगी, वो क्या होगी, लेटेंट हीट होगी। बट देयर इज़ नो चेंजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, तो डेफिनेशन बनाएं अगर इसकी, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, टेम्परेचर नहीं बदलता यानी नियत ताप पर, ताप नियत रहेगा। तो हम पहले ही लिख देते हैं नियत ताप पर, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। नियत ताप पर किसी वस्तु के जल्दी जल्दी लिखें बच्चों, वीडियो लेंदी हो रहा है। किसी वस्तु के, इसको अलग कर दें, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान। अब आप समझ गए बच्चों कि मैंने पहले भी बताया कि जब एकांक शब्द आ जाए तो वो राशि जब सूत्र बनाएंगे तो नीचे आ जाएगी। बच्चों को सूत्र याद करने में बड़ा कठिनाई होती है, जबकि सूत्र से परिभाषा बन जाती है, परिभाषा याद करने में कठिनाई होती है, परिभाषा से सूत्र बन जाता है। कोई से दोनों चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है।
सूत्र याद कर लिया तो परिभाषा भी याद हो गई, परिभाषा याद कर ली तो सूत्र भी याद हो गया, अपने आप बन जाता है। तो नियत ताप पर किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए, आसान सा शब्द लिखो, बात एक ही है कि अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के पदार्थ की, उस वस्तु के पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट कहलाती है। और इसे किससे लिखते हैं? एल से। तो क्या सूत्र बनेगा बच्चों? हमें क्या चाहिए? ऊष्मा। कितने पदार्थ के लिए? एकांक। तो जो एकांक शब्द आए उसे नीचे लिख दो। तो L बराबर क्या हो गया? सूत्र बन गया Q बट ऊष्मा को Q से लिखते हैं। एकांक द्रव्यमान है तो M। मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, इसकी अवस्था बदलनी है, इसका द्रव्यमान है M। चाहे तो इसको ठोस से द्रव बनाना है या द्रव से गैस बनाना है, अवस्था बदलनी है। चाहे तो इसको ठोस से द्रव में बदलना है या द्रव से गैस में, दोनों ही बातें एक साथ लिख दी। या द्रव से गैस बनानी है या गैस से द्रव बनाना है। तो इस परिस्थिति में जो ऊष्मा चाहिए वो क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा। L बराबर Q बटे M। तो यहाँ से अगर मात्रक देखें बच्चों, तो पहले एक SI मात्रक की बात करते हैं। SI मात्रक जो होगा, क्या होगा SI मात्रक? ऊष्मा एक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको आप पढ़ते आए हो बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा। आपने यही तो पढ़ा है कि ऊष्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल। तो जूल, ऊपर क्या है? ऊष्मा, तो जूल अपॉन को क्या कर देते हैं? प्रति। M द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम हो गई। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, व्यवहारिक बात करेंगे, तो व्यवहारिक मात्रक जो व्यवहारिक, जो परपाटी में, जो चलन में है, जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसमें ज़्यादातर मात्रक ऊष्मा कैलोरी में भी मापी जाती है। आपको पता है ना, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल इतने होते हैं। या 1 कैलोरी इक्वल्स टू राउंड ऑफ करके लिखें तो कुछ बच्चे ये भी करते हैं 4.2। दोनों ही बातें सही हैं। कैलोरी को जूल में, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ही ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक हैं। तो कैलोरी पर ग्राम में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, कैलोरी पर ग्राम में। तो बच्चों गुप्त ऊष्मा भी समझ में आ गई। अब ये गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होगी, क्योंकि यहाँ 2 प्रक्रियाएं हो रही हैं, ठोस से द्रव या द्रव से गैस, ठोस से द्रव या द्रव से ठोस, और द्रव से गैस या गैस से द्रव। तो गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, ये कहाँ लागू होगी? ठोस से द्रव बनने में और द्रव से ठोस बनने में, ठीक है ना। दूसरी वाली प्रोसेस में लागू होगी वाष्पन। तो बच्चों उदाहरण के लिए अगर बर्फ़, हम वो जल, सबसे अच्छा उदाहरण जल ही है, हम आसानी से समझ सकते हैं भाई जल से अच्छा उदाहरण क्या होगा। रोज़ पीते हो, जल के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता कोई। तो गलन की जो गुप्त ऊष्मा है, जल की बात करें तो एट गलनांक, अगर हम वो प्रक्रिया गलनांक पर कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? गलनांक पर। जो गलन है वो अगर गलनांक पर हो रहा है तो
बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है बच्चों? L बराबर 80 कैलोरी पर ग्राम, याद रहेगी। और अगर बाष्पन की बात कर रहे हैं, और ये बाष्पन साधारण नहीं हो रहा, कब हो रहा है? क्वथनांक पर। टेम्परेचर क्या है? क्वथनांक। कितने टेम्परेचर पर ये बाष्पन हो रहा है, यानी ये जो दूसरी अवस्था है द्रव गैस में बदल रही है या गैस को द्रव में बदलेंगे, तो बाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है इस क्वथनांक वाले टेम्परेचर पर, यानी इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ 100 होता है। इस टेम्परेचर पर अगर देखें, इस टेम्परेचर पर अगर हम अवस्था बदल रहे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो जल की गुप्त ऊष्मा या बाष्प की गुप्त ऊष्मा कह लें, वेपर की। भाई जल या तो बर्फ में बदलेगा या बाष्प में बदलेगा, तो बाष्प की गुप्त ऊष्मा L बराबर होती है 540। बच्चों दिख रहा है ना आपको? मैं दूर हट के लिखा करूँ, मैं आपको ढक देता हूँ। वो 540, आगे जगह नहीं बची बच्चों, यहाँ लिख दूँ कैलोरी प्रति ग्राम। ये उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझा दी हैं बच्चों। रिसीवर ब्लिंक कर रहा है बच्चों, लगता है बैटरी इसकी डाउन हो रही है रिसीवर की, सॉरी ट्रांसमीटर की। तो टॉपिक को यहीं समाप्त जल्दी कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों गुप्त ऊष्मा भी समझ आ गई। गुप्त ऊष्मा क्या करती है? केवल अवस्था बदलती है, टेम्परेचर नहीं बदलती। और विशिष्ट ऊष्मा क्या करती है? टेम्परेचर बदलती है। अंतर समझ में आ गया आपने? दोनों ऊष्माओं में अंतर समझ लिया, गुप्त ऊष्मा में भी और विशिष्ट ऊष्मा भी। और वैल्यू, ये जल की बात करके जल की तीनों स्टेट्स की, वाटर की जो तीनों स्टेट थी उसके लिए मैंने ये उदाहरण भी लिख दिए। वाटर की 3 स्टेट क्या थी बच्चों? एक तो वाटर आइस था यानी सॉलिड था, या क्या हो सकता था? वाटर ही हो सकता था, वो किसी टेम्परेचर का हो। और गैस भी बन सकता था, यानी बाष्प यानी वेपर भी बन सकता था। बाष्प गैस अवस्था उसकी, हम द्रव को जब गैस में अवस्था में बदलते थे उसको भाप कहते हैं ना, बाष्प। ठीक है, तो इन कंडीशंस में मैंने ये ऊष्माएं भी लिख दी। इसका अर्थ क्या है कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा L बराबर 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, या बाष्प की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसका मतलब क्या है? जैसे बाष्प की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मतलब है कि अगर हम क्वथनांक की बात कर रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को बाष्प में बदलना चाह रहे हैं, तो हमें 540 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी 1 ग्राम जल को। यानी 1 ग्राम जल को, और वो जल कितने टेम्परेचर पर बच्चों, ये भी ध्यान रखना, अंतर नहीं तो विशिष्ट ऊष्मा भी तो काउंट हो जाएगी। मान लो हमारे पास जो बाष्पन, जो जल, बाष्पन क्या है? जल से गैस बनना, अंतर आ जाएगा ना, जल से भाप बनना। तो ये 540 कब है? नियत ताप पर। और नियत ताप कब होगा? जब बाष्प बनती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। यानी जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलेगा, तो इस प्रक्रिया में हमें उसको कितनी ऊष्मा देनी होगी? 540 कैलोरी। कितने जल को? 1 ग्राम जल को। कॉन्सेप्ट समझना, 1 ग्राम जल को हमें, बेटा बच्चों रिसीवर यार ब्लिंक ज़्यादा कर रहा है, कहीं आवाज़ ऐसा ना हो आप तक ना पहुँचे। 1 ग्राम जल को अगर हमें भाप में बदलना है, और वो जल कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें 540 कैलोरी ऊर्जा देनी है। और अगर 1 ग्राम जल हमें बदलना है बाष्प में यानी भाप में, चलो यहाँ भाप लिखा है तो यहाँ भी भाप ही लिखूँ, फिर कहेंगे सर यहाँ भाप लिखा है यहाँ बाष्प। अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसको भाप में बदलना है, और भाप होती है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ 540 से काम नहीं चलेगा, 540 कैलोरी ऊष्मा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें 10 डिग्री सेल्सियस के जल को
10 डिग्री सेल्सियस के जल को पहले बदलना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस के जल में। यानी जो 10 डिग्री सेल्सियस का जल है बच्चों, उसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस के जल में बदलना होगा और इस क्रिया में भी हमें इसको ऊष्मा देनी होगी। फिर उसकी भाप बनाएंगे तो ऊष्मा बढ़ जाएगी ना, समझ गए ना मेरी बात। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब समझ में आ जाएगी कि हमें भाई 10 डिग्री सेल्सियस के जल से गुप्त ऊष्मा से भाप नहीं बन जाएगी। पहले 10 डिग्री सेल्सियस का जल 100 तक पहुंचेगा, 100, तो इस क्रिया में क्या लेगा ऊष्मा, और वो ऊष्मा किससे निकालोगे, Q बराबर ms डेल्टा T से। तापांतर हो रहा है ना। और जब 10 का 100 में बदल गया, फिर 100 से 100 की भाप बनेगी, तो इस प्रक्रिया में क्या काम आएगी, गुप्त ऊष्मा Q बराबर ml। तो हम इस L की बात कर रहे हैं, तो वो L कब है, एट बॉइलिंग पॉइंट एंड एट मेल्टिंग पॉइंट। ये सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ बच्चों, इसको गंभीरता से लें। वो बच्चों बैटरी डाउन हो रही है, सेकंड, सॉरी बच्चों, 1 सेकंड। हाँ तो बच्चों, आज का लेक्चर लेंदी होता जा रहा है और वैसे मैंने गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है बच्चों, और विशिष्ट ऊष्मा भी आपने सीख ली है। तो हमने यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा कह लें और गुप्त ऊष्मा की बात की बच्चों। तो इस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए हम कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराएंगे, कल कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे बच्चों, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, कल न्यूमेरिकल कल आने से पहले बच्चों कि हमने आज 11.8 टॉपिक पढ़ाया था कि अवस्था परिवर्तन, और उसी के अंतर्गत आपने पढ़ा गुप्त ऊष्मा। हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था बच्चों आपका, जो है ऊष्मा मिति। तो न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं ऊष्मा मिति भी पढ़ाऊंगा बच्चों उस टॉपिक को। आप ये मत कहना सर ने छोड़ दिया, मैंने जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि मैं एक क्रम से चल रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो हमने विशिष्ट ऊष्मा धारिता पढ़ी टॉपिक नंबर 11.6 में, और फिर 11.8 में अवस्था परिवर्तन पढ़ा आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार। और ऊष्मा मिति आपकी एनसीईआरटी बुक में हेडिंग है ऊष्मा मिति, 11.7वां टॉपिक। उसको बच्चों न्यूमेरिकल हल कराने से पहले कल पढ़ेंगे। और आज रिसीवर और ट्रांसमीटर में बच्चों थोड़ी दिक्कत सी आ रही है, इसलिए, और लेक्चर भी लेंदी होता जा रहा है, इसलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल जब आप लेक्चर देखोगे तो सब समझ जाओगे, बड़ा आनंद आएगा। गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा मिति जो अभी पढ़ाई नहीं है वो कल पढ़ाऊंगा। ऊष्मा मिति पढ़ाने के बाद ही जब न्यूमेरिकल कर पाऊंगा मैं, तभी आपको समझ में आएगी कि गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल डूब जाओगे उसमें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बच्चों बात कि गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। तो कल पढ़ेंगे ऊष्मा मिति का सिद्धांत और न्यूमेरिकल हल करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मन लग रहा है, आनंद आ रहा है पढ़ाई में, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें बच्चों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिजिक्स समझने में आसानी हो बच्चों। ओके, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।